Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about sample question paper first. आज हम स्टडी करेंगे सैम्पल पेपर फर्स्ट। तो सैम्पल पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए और सेक्शन टू, बेटा इसके दो सेक्शन हैं और दोनों ही सेक्शंस में 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 1 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे। उसके बाद वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चंस। फर्स्ट कहता है कि सेक्शन ए में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय आरबीआई फॉर इशूइंग करेंसी। करेंगे आरबीआई के द्वारा करेंसी को इशू करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं करेगा आरबीआई इशू कैसे करती है, सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा है। तो सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या है इसका ऑप्शन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसके अंदर था 200 करोड़ का आरबीआई अपने पास क्या रखती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखती है, जिसमें से 115 करोड़ का क्या होता है, उसमें गोल्ड होता है और 85 करोड़ की अदर कम कम्बर्ड सिक्योरिटीज होती हैं, डेप्ट फ्री सिक्योरिटीज होती हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन ना लिया हो, सॉरी आरबीआई ने कोई भी लोन ना लिया हो, इस टाइप की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। उन 200 करोड़ का वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, जिससे आरबीआई क्या करती है, करेंसी इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई आर कंसिडर्ड एज मॉनेटरी बेस्ड। इसमें से मॉनेटरी बेस्ड, इसके अंदर से मॉनेटरी बेस्ड है वो मनी सप्लाई में किसको कंसिडर किया जा रहा है। तो मॉनेटरी बेस्ड M1 आपको पता है, सी, M1, M2, M3, M4। तो M1 में क्या था, सी प्लस जीडी प्लस ओडी। M2 से थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर क्या आ गया था, जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स थी वो इंक्लूड हो गई थी। M3 के अंदर क्या आया था, M1 M2 है प्लस जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इट मींस कि M3 के अंदर कंप्लीट मनी सप्लाई आ जाती है, इसलिए M3 को ही क्या माना जाएगा, मेजर मॉनेटरी बेस सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। इनकरेक्ट में क्या कह रहा है कि प्रेजेंट करेंसी कैन वर्क एज मैनी एज इट इज अ लीगल टेंडर। कह रहे थे जो प्रेजेंट करेंसी जो इशू की जाती है वो काम करती है कैसे, एज अ लीगल काम करती है। बिल्कुल राइट है। जो हम करेंसी आज यूज कर रहे हैं, 2000 के पेपर नोट्स हैं, 500 के हैं, 200 के हैं, 100 के नोट्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, एज अ लीगल टेंडर। क्योंकि दीज नोट्स आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्न किया हुआ है। वही हम बात करते हैं जो हमारे 500 1000 के जो पेपर नोट्स थे, जिनको डिमोनेटाइज कर दिया गया, वो कैसे हैं, इलीगल, वो लीगल नहीं है अभी। नेक्स्ट, क्वाइंस हेल्ड बाय पब्लिक आर लिमिटेड लीगल टेंडर। बिल्कुल, क्वाइंस कैसे होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक प्रिंट करेंसी इन इंडिया। जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंडिया में करेंसी को प्रिंट करती है। सेंट्रल बैंक डू नॉट डील विद जनरल पब्लिक, सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करती। बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। कह रही कि सेंट्रल बैंक प्रिंट करेंसी इन इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिया में करेंसी प्रिंट करती है। तो हर वो सभी सेंट्रल बैंक तो इंडिया में करेंसी प्रिंट नहीं करती, क्योंकि हर कंट्री की क्या होती है, अपनी सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया में तो केवल आरबीआई क्या करती है, करेंसी प्रिंट करती है, नॉट सेंट्रल बैंक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शंस एंड रीजन, जिसमें कुछ असर्शंस हैं, रीजंस हैं जो आपको बताने हैं। कह रहे कि इन एन इकोनॉमी इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज हाई, यदि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाए, इट मींस क्या बढ़ रहा है, सी आपका बढ़ रहा है। कह रहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल ऑल्सो लो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, बिकॉज जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। एमपीसी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन कह रहा है इसका,
द वेलोसिटी बाय विच मनी चेंज हैंड डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जो वेलोसिटी है किसकी, जो वेलोसिटी आ रही है किसके द्वारा, भाई मनी चेंज हैंड। जब मनी हैंड टू हैंड क्या होती है, चेंज होती है, इट मीन्स कि मैंने खर्च किया, किसी दूसरे पर्सन की क्या बनी, वो इनकम बनी, तो वो क्या डिटरमाइन करती है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी की। इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ट्रू फॉल्स, बिल्कुल राइट है भाई, जितना आप मनी को सर्कुलेट करोगे मार्केट में उतना ही ज्यादा क्या होगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। सेविंग से इकोनॉमी कभी भी ग्रोथ नहीं करती। तो रीजन तो हमारा बिल्कुल राइट है। असर्शंस कैसा है, रॉन्ग है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा क्या होगा कि असर्शंस ए इज फॉल्स, ए फॉल है, बट रीजन ट्रू। रीजन कैसा है, ट्रू है, इट मींस ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट द करेक्ट पेयर। इसमें से करेक्ट पेयर बताइए। कह रहे कि जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, इट इज एन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये अकाउंट होता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंट होता है। तो ये सही है, गलत है, तो ये कैसा है, गलत, क्योंकि रेवेन्यू बजट से कोई इफेक्ट एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ता। सेकंड कह रहा है कि जो कैपिटल बजट है, इट शो द करंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये करंट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स को बताता है गवर्नमेंट की। तो कैसा है हमारा, राइट, रॉन्ग है। ये भी कैसा है, रॉन्ग, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट से वो क्या बताता है, करंट रिसिप्ट को नहीं पता। करंट रिसिप्ट किसको बताती है, रेवेन्यू बताता है। नेक्स्ट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज एक्सपेंडिचर्स एक्सीड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के, रेवेन्यू कैसी है, कम है, तो ये सही है, ये बिल्कुल राइट है। रेवेन्यू मोर देन एक्सपेंडिचर्स, सॉरी एक्सपेंडिचर्स मोर देन रेवेन्यू ही क्या होता है हमारा, बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। नेक्स्ट करें बैलेंस बजट क्या है। तो इट इज अ बजट, ये वो बजट है विच कैपिटल रिसिप्ट्स आर इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, यहां पर मिस्टेक मत कर देना। कह रहे कि बैलेंस बजट विच कैपिटल रिसिप्ट्स इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स को ही क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है, और बजट के अंदर क्या आते हैं, ऑल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स भी आते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन इसमें सी राइट है कि डेफिसिट बजट क्या होता है कि एक्सपेंडिचर्स ओवर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर एक केस गिवन है आपको, जिसमें 6 to 9 क्वेश्चंस हैं। जो केस है आपका, वो केस कंप्लीट किससे रिलेटेड है, आपकी ट्रेड डेफिसिट से, बीओपी से रिलेटेड है, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है। तो केस बट आप इसको स्टडी करना कि केस क्या कह रहा है। हम केस के करते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। करेंगे ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर। जो ट्रेड डेफिसिट है रेफर्स टू द सिचुएशन, वो सिचुएशंस होती हैं वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट, बीओटी, मर्केंडाइज बैलेंस, करंट बैलेंस क्या होते हैं हमारे, बीओटी होते हैं। इट बीओटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, not includes any services, unilateral transfers and capital transactions। बीओटी कभी भी इनको इंक्लूड नहीं करता। बीओटी केवल और केवल किसको कंसिडर करता है, गुड्स को। तो कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल्कुल राइट है, बाकी के सारे रॉन्ग हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट कह रहा है कि बीओटी इज रिकॉर्डेड इन ब्लैंक्स अकाउंट ऑफ बीओपी। जो बीओटी है वो किसको कंसिडर करता है, बीओटी किसको कंसिडर करता है, करंट अकाउंट को, ओनली करंट, क्योंकि बीओटी में क्या आएंगी, सारी करंट ट्रांजेक्शन्स ही आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजट डेफिसिट रेफर्स टू अ सिचुएशन। जो बजट डेफिसिट है वो कैसी सिचुएशंस होती है। तो डेफिसिट अभी मैंने बताया था क्या होता है बजट डेफिसिट, कि टोटल रिसिप्ट्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर्स लेस बोरोइंग्स। नहीं आएगा, अदर देन बोरोइंग्स है, लेस बोरोइंग्स नहीं होंगी, कौन सी होंगी, अदर देन बोरोइंग्स। तो ऑप्शन डी राइट है, टोटल रिसिप्ट्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर्स। विच ऑफ द मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द ट्रेड डेफिसिट। इसमें से कौन सा मेजर है जो ट्रेड डेफिसिट में गवर्नमेंट को मेजर करना चाहिए। भाई अगर डेफिसिट डिफ्लेशन आ रखा है इकोनॉमी में, मंदी आई हुई है इकोनॉमी में,
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ा दे? हाँ भाई, किसको मेजर करना है? ट्रेड डेफिसिट को। ट्रेड डेफिसिट, सॉरी, ट्रेड डेफिसिट, डिफ्लेशन नहीं है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। हम इंपोर्ट बाहर से ज्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कैसा है? कम। इंपोर्ट हम ज्यादा क्यों करा रहे हैं? इट मींस हमारे पास मनी अच्छी है, हमारी परचेजिंग वैल्यू अच्छी है, परचेजिंग पावर अच्छी है। तो उस परचेजिंग पावर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ा दे। बिल्कुल, टैक्स बढ़ाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी? रिड्यूस। हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे बाहर से। डिक्रीज एक्सपेंडिचर, अपने जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के उसको कम कर दे। जैसे कि हमें सब्सिडी दे रही है, ओल्ड एज पेंशन हमें प्रोवाइड करवाती है, स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करवाती है, उन्हें कम कर दे। बिल्कुल कर दे, क्योंकि सारे खर्चे जितने गवर्नमेंट कर रही है हम सभी उससे क्या कर रहे हैं? डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। डी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर दे। बिल्कुल राइट है, क्योंकि डी वैल्यू होगा इट मीन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कहता है इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 1.5, एपीसी की जो वैल्यू है वो क्या है? 1.5। तो एपीएस की वैल्यू क्या होगी? तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एपीएस की वैल्यू पूछी गई है, एपीसी माइनस 1 माइनस एपीसी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस 0.5। और में इसके क्वेश्चन है इफ एमपीसी 0.5, अगर एमपीसी 0.5 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी बेटा? के किसके बराबर होता है? के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू पुट कर दो 0.5, पुट कर दी अपनी वैल्यू। तो 1 अपॉन 0.5, तो पॉइंट को आप रिमूव करोगे तो 10 अपॉन 5 कितनी वैल्यू आएगी? 2। आंसर क्या होगा इसका? 2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, एक्सप्लेन हाउ। एक्सप्लेन कीजिए कैसे एक मनी क्या है? एक सेपरेटेड एक्ट है, किसका? फॉर सेल्स एंड परचेज का। तो करेंगे अंडर द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के अंडर ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, जो सेल एंड परचेज का एक्ट है, ऑफर गुड्स, गुड्स का, गुड्स और सर्विसेज का वर्ड टू बी अकर एट द सर्विस ऑफ द सब ऑफ द सेम ऑफ टाइम टू बाय आर थिंग्स। जब हम क्या करते हैं, कोई थिंग्स खरीदते हैं, अन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को जरूरत क्या होती है? रिक्वायर्ड सम मनी एंड स्पेंडिंग, उसे इस मनी को क्या करेगा? दूसरे पर्सन को वो स्पेंड कर देगा और वहां से क्या करेगा? मनी करेगा। मतलब कि हमारे पास अगर मनी है, हम मनी से क्या कर सकते हैं? कोई भी कॉमोडिटी हम खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वहां डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? हमारी खत्म हो जाती है। जैसे कि ही कैन सेल गुड्स एंड मॉनेटरी वैल्यू, किस में सेल कर सकता है? मॉनेटरी वैल्यू से सेल और परचेज कर सकता है। क्या सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन है और में इसके, क्या सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है? डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। कैसे? एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट की इंपोर्टेंस बताइए। करके इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट कैन बी, सॉरी यस, क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, कैसे? क्योंकि सेंट्रल बैंक प्ले अ रोल एज अ सुपरवाइजरी रोल, एज अ एजेंट रोल, एज अ बैंक। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट होते हैं सारे किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं, आरबीआई उसको हैंडल करता है। दूसरा एज एन एजेंट, जितने भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट हैं उनको रिसीव करना, पेमेंट है उन्हें करना, कौन करता है? आरबीआई करता है, एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। एज ए सुपरवाइजर भी कौन काम करता है? सेंट्रल बैंक ही काम करता है। सेंट्रल बैंक, आरबीआई बैंक उन्हें बताता है कि आपको किस टाइम किस पॉलिसी को अपनाना चाहिए, कितना टैक्स बढ़ा देना चाहिए, टैक्स को रिड्यूस कर देना चाहिए, क्या सब्सिडी होनी चाहिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है? आरबीआई बैंक। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट की इंपोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इंपोर्टेंस में है इट शो रेवेन्यू डेफिसिट, ये किसको शो करता है? रेवेन्यू डेफिसिट को शो करता है, फिजिकल डेफिसिट को शो करता है, प्राइमरी डेफिसिट को शो करता है, एंड द गवर्नमेंट बजट which reflect the situations of budget discipline in the country, ये भी बताता है कि जो सिचुएशन की, जो इकोनॉमी के अंदर बजट की जो सिचुएशन है डिसिप्लिन की, वो कैसी है।
सेकेंड इट रिफ्लेक्ट, ये भी रिफ्लेक्ट करता है हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। कंट्री में जो रिसोर्सेज का रीअलोकेशन है वो कैसा चल रहा है, कितना कहाँ क्या बंटवारा है, वो कौन देखता है? गवर्नमेंट बजट। इट पॉइंट टू द एफर्ट्स, ये पॉइंट किसके ऊपर भी पॉइंट आउट करता है? एफर्ट्स के ऊपर ऑफ गवर्नमेंट इज अचीव, of the government to achieve equality of in distributions of income and wealth। जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो इक्वलिटी आई है या नहीं आई, इनइक्वलिटी तो नहीं है, उनको भी क्या करेगा? ये चेकआउट करता है। इट इज यूज, इसका यूज किया जाता है टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में मंदी आ जाए, महंगाई आ जाए, उनको भी कंट्रोल करने का, उन सिचुएशंस को करेक्ट करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है अब हमारे, अब स्टार्ट हो गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हैं और 1 मार्क्स में आप 1 में क्वेश्चन में क्या है और में आपको क्वेश्चन गिवन है। अब है 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्सप्लेन कीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टू सेक्टर इकोनॉमी आप सभी जानते हो कौन से होते हैं? हाउस होल्ड और फर्म। सिंपल है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स। हाउस होल्ड कौन है? ओनर ऑफ फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड ओनर है, प्रोड्यूसर्स हायर दीज फैक्टर्स टू हाउस होल्ड, सॉरी फ्रॉम हाउस होल्ड। किससे रिसीव करता है? हाउस होल्ड से रिसीव करता है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले क्या रिसीव करता है प्रोड्यूसर से? फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले क्या मिलता है उसे? रेंट मिलता है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है। लेबर के बदले एज अ वेजेस मिलता है। एज अ एंटरप्रेन्योर अगर वो वर्क कर रहा है तो क्या मिलेगा उसे? प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को ये सारी फैक्टर पेमेंट की हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या एक्सेप्ट करता है कि भाई जब मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज पे करूंगा तो मुझे क्या चाहिए उसके बदले? क्या चाहिए? कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स करता है। किसके बदले? फॉर कंसिडरेशंस फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर एक सर्कल भी इसमें कंप्लीट सर्कल करके बनाया हुआ है, वो आपको सेम ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन टू एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या होगा इफ एडी फॉल्स बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन यूजिंग अ ग्राफ। कह रहे कि इकोनॉमी में कब होगा, क्या होगा जब एडी गिर जाएगी? किससे बिलो हो जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट से बिलो हो जाएगी। तो जब एक एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होगी? अगर वो रिड्यूस होगी, इसका मतलब है कि क्या आ गया? डिफ्लेशनरी गैप। क्या आएगा? डिफ्लेशनरी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वेयर ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, जहां पर सारे रिसोर्सेज कैसे थे? फुल्ली एम्प्लॉयड थे। उससे भी कम एडी हो गई, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? उससे भी कम हो गई, वो गिर गई। जब एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो क्या होगा? डिफ्लेशन क्रिएट होगा, इंप्लॉयमेंट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा, इनकम गिरेगी, ये इंपैक्ट पड़ेगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है। और में है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो सैंपल पेपर आपके पास है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस में बेटर पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड। फिक्स एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो फिक्स एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन करती है? फिक्स गवर्नमेंट करती है। इट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कब? बिफोर 1914, 1914 से पहले इसे फिक्स किस में किया जाता था? गोल्ड में फिक्स किया जाता। बट इसके बाद किस में करने लग गए थे? 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम आया तो अदर करेंसी के साथ उसको पैज करने लगे, जिसको पैजिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है? अब 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है और उसके कोई 2 मेजर बताइए जिसको करेक्ट किया जा सके। तो इन्फ्लेशनरी गैप आप कैसे बताओगे? इन्फ्लेशनरी सबसे पहले क्या बताना है आपको? मीनिंग बताना है। इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एडी अक्रॉस द, या फिर क्या हो जाती है? क्रॉस द लेवल ऑफ
full employment equilibrium. AD is more than AS at the required of full employment level. उससे ज्यादा हो जाए इट मीन्स कि क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा. डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जहां पर एडी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, किससे, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल. इन्फ्लेशनरी गैप का प्राइस लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्राइस इंक्रीज. इन्फ्लेशन, महंगाई आ रही है तो महंगाई का मतलब क्या है, प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. बट इन डिफ्लेशन में क्या होगा, प्राइसेस रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट है लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन में, नो आउटपुट, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट. आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑल सोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. उसके बाद आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी डिमांड बढ़ जाए. तो वहां पर एक सॉल्यूशन क्या है, केवल प्राइसेस को बढ़ा देना. आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वहीं डिफ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिफ्लेशन से क्या होगा कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस. अब है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, गिर जाता है. एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिफ्लेशन के अंदर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिर जाएगा. इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है, क्या रखा है, इन्फ्लेशन, इट मीन्स लोगों के पास बहुत मनी है. उस मनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कॉन्ट्रास्ट किया जाए, कैसे कूड़ा जाए, तो क्या करे, राइज इन बैंक रेट, राइज इन रेपो रेट. रेपो रेट को बढ़ा दो, बैंक रेट को बढ़ा दो. और उसका जस्ट अपोजिट किसमें, डिफ्लेशन में क्या करो, रेपो रेट को डिक्रीज कर दो और बैंक रेट को भी डिक्रीज कर दो. अब गिविंग रीजन बताइए. एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइन टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. तो फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री में एक नया फ्लोर क्या करा है, ऐड किया है. नया फ्लोर क्या किया है, ऐड किया है. जब नया फ्लोर ऐड किया है तो उस फ्लोर को ऐड करने में इट मींस कि क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसका, प्रोड्यूसर्स का. तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर कैपिटल फॉर्मेशन किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है. किसमें आएगा, नेशनल इनकम में आएगा. किसमें आएगा, नेशनल इनकम के अंदर. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फीस टू एन आर्किटेक्ट एंगेज्ड बाय अ फर्म. भी एक आर्किटेक्ट क्या किया, अपॉइंट किया फर्म ने. तो फर्म ने अपॉइंट किया, फर्म का कैसा खर्चा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है. इंटरमीडिएट कंजप्शन नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. थर्ड, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी बाय अ फर्म. फर्म के द्वारा रॉयल्टी पेमेंट की गई. तो रॉयल्टी एक फाइनल फैक्टर पेमेंट है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, तो इसे इंक्लूड किया जाएगा. क्लियर हो गया. इसके और में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने ही, आपको सॉल्व करना, मेरे पास भेजना. अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आप मेरे से इंडिविजुअली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, ग्रुप में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो. ग्रुप में केवल कौन सा, जो मेरा इकोनॉमिक्स ग्रुप है. अब है नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी. सेक्शन बी में भी वही सेम क्वेश्चन चलेंगे. पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं. करे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गिवन बिलो. इसमें से करेक्ट आपको करना है. करे कि लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट. करे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गिवन बिलो. इसमें चूज करना है करेक्ट को. लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट प्राइवेट सेक्टर टू वर्क फ्रीली. जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्रीली काम करे, नहीं, उनको फ्रीडम नहीं थी. सेकंड, प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. जो इंडिया में जो प्रेजेंट हमारा मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है वो किसकी देन है, कॉलोनियल गवर्नमेंट की देन है. बिल्कुल राइट है, ब्रिटिशर्स की देन है. किसकी देन है ये, ब्रिटिशर्स की. रेलवे स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1850. नो, फंक्शनिंग कब की थी रेलवे ने, 1853 में. हाँ, इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में, बट फंक्शन कब किया था, 1853 के अंदर. लिबरलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इसमें से कौन सा मेथड प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, सेल ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ पीएसयू या सेल ऑफ पीएसयू टू गवर्नमेंट. तो कौन सा नहीं है, सेल ऑफ पीएसयू टू गवर्नमेंट.
क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का मेथड है। सेल ऑफ पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर है उसको सेल कर दो प्राइवेट सेक्टर को, ये भी किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर उसको कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको सिकोड़ दो, उसको कम कर दो, वो भी किसका पार्ट है? वो भी किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का। केवल कौन सा नहीं है? जो पीएसयू सेक्टर से गवर्नमेंट को सेल करो, ये इसका पार्ट नहीं है। ब्लैंक्स इज अ जोग्राफिकल रीजन। जोग्राफिकल रीजन आ गया है दैट एन इकोनॉमिक लॉ डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज टिपिकल टिपिकल इकोनॉमिक लॉज, जो बिल्कुल डिफर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसईजेड सेज। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1998 टू 1999 में। अब फॉलोइंग जो रीजंस है, इसमें असर्शंस है और रीजंस है। करे कि ड्यूल प्राइस पॉलिसी इन चाइना वाज एन अटेम्प्ट टू इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो ड्यूल प्राइस पॉलिसी थी चाइना में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए की गई थी। बिल्कुल राइट है, उसको डेवलप करने के लिए इसको यूज किया गया था। रीजन कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री। उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया गया था। बिल्कुल किया गया था। तो दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो दोनों ए और रीजन दोनों कैसे हैं? ट्रू हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 22 क्वेश्चंस में है, इसमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। कह रहे कि दे आर नॉट हायर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जिस एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस के ऊपर हायर नहीं किया जाता उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल, रेगुलर या फॉर्मल। भाई जिसको रेगुलर बेस के ऊपर नहीं किया जाता वो कौन है? कैजुअल है। कौन है वो? कैजुअल लेबर है। नेक्स्ट है दे गेट वेजेज ऑन रेगुलर बेसिस, वो कौन है? रेगुलर बेसिस के ऊपर जिसको क्या मिलता है? वेजेस दी जाती है, वो कौन है? रेगुलर एम्प्लॉयड है, रेगुलर वर्कर है। दे कैन एंड ऑपरेट दे कैन एंड ऑपरेट ऑन बिजनेस। ऑन बिजनेस अपने को क्या कर रहा है? वो ऑपरेट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। एंड दे वर्क ऑन पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो सेम कि आपको क्या गिवन है यहाँ पर? एक पैराग्राफ गिवन है, केस गिवन है, उस केस को आपको रीड करना है, उसके बाद आंसर देने हैं। तो ये जो केस है, ये कंप्लीट जो केस है किसका है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है। तो इसमें क्या आंसर देना है? देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आंसर इसके इजिली दे सकते हो। कह रहे कि इसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का कंपोनेंट है वो कौन सा नहीं है? इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ये भी कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स के ऊपर खर्च करना, इससे ये से हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं होती। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज। तो वो लग्जरी गुड्स के ऊपर खर्च करने से नहीं आती। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन आर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो मेन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का है भाई, हम यहाँ पर क्या नहीं कर पाते, जो पढ़े लिखे स्किल्ड हैं नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, वो दूसरी कंट्री में क्या हो जाते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर ब्लैंक्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितनी ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी उतनी ही क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जितनी ह्यूमन कैपिटल कम होगी उतनी ही क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। इन ब्लैंक्स 5 ईयर प्लान्स इंडिया फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन से प्लान के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था? इन 7th प्लान। इसके ऊपर ध्यान दिया गया था? इन 7th प्लान इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्लैंक्स पॉलिसी हेल्प चाइना टू कंट्रोल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सी पॉलिसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है चाइना? तो वन चाइल्ड पॉलिसी। कब अडॉप्ट किया गया था चाइना में इसको? 1979 में अडॉप्ट किया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एडुकेट टू आइडेंटिफाई पुअर। कि जो हमारे कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स होते हैं वो पुअर्टी को कैसे आइडेंटिफाई नहीं करते या क्यों नहीं करते आइडेंटिफाई? क्यों नहीं करते? क्योंकि कैलोरी से हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वो पुअर्स है या वेरी पुअर्स है, इसको हम नहीं बता सकते हैं। जो ये मैकेनिज्म है ये क्या है, ये हमें ये तो डिटरमाइन ही नहीं करता कि पॉवर्टी कितनी है। ठीक है। उसके बाद कि ये मेजर मेजर फेल टू एक्सप्लेन, ये जो मेजर है ये फेल हो चुका है एक्सप्लेन करने में।
कि सोशल फैक्टर दैट क्योज पॉवर्टी सच एज इल हेल्थ के बारे में नहीं बताएगा, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज की जो लैक कमी है उनको नहीं शो नहीं करता। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट मीटिंग, क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर, जो एसएचजी प्रोग्राम्स हैं, कौन से एसएचजी जो प्रोग्राम्स हैं वो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हो गए? तो स्टूडेंट्स मैंने आज केवल आपको सेक्शन ए कंप्लीट करवाया है और सेक्शन बी में केवल 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स सभी को ये अपनी फेयर नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चंस लिखने हैं और लिखकर फिर मेरे पास सेंड करने हैं। ये आपका डेली का होमवर्क होगा, डेली आप क्वेश्चंस आंसर ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है।